नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में सरकार बनते ही अगर किसी को फायदा हुआ है तो हैं अजीत दादा पवार। बम्पर फायदा समझिए, लॉटरी लग गई। डूबा हुआ धन मिल जाना बड़े से बड़े खजाने को मिलने से जो खुशी मिलती है उससे ज्यादा खुशी देता है। और अगर अमाउंट 1,000 करोड़ रुपए का हो तो फिर सोचिए, समझिए कि साक्षात कुबेर ही आ गए घर में। अजीत पवार को 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो डूबी हुई थी वो मिल गई है सरकार बनते ही। दूसरी तरफ माझी लड़की बहन योजना यानी लाडली बहना योजना, उन बहनों ने तो खूब भरपूर वोट दिया। भाजपा तो यही कह रही है फिलहाल कि महाराष्ट्र की बहनों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है छप्पर फाड़ के कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ भाजपा आ गई। लेकिन उन बहनों को अब यही सरकार 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी कर रही है। फडणवीस जी ने इशारा भी कर दिया है और अंदर खाने से जो कुछ खबरें हैं वो महाराष्ट्र भर की लाडली बहनों को जानना जरूरी है। लेकिन पहले जरा अजीत पवार, ये दो खबरों को जोड़ करके देखिएगा। पहले अजीत पवार को हुए बम्पर फायदे को जरा समझते हैं। वही अजीत पवार जिनको व्यवहारिक नेता बताते हैं देवेंद्र फडणवीस, और कभी कहते थे अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। मोदी जी बहुत करप्ट बताते थे, महाकरप्ट बताते थे, नेशनल करप्ट बताते थे। अब अजीत दादा कह रहे हैं कि अगर वो करप्ट होते तो कोई डिप्टी सीएम बनाता क्या भला उनको। जब वो करप्ट थे तब एनसीपी में थे, शरद पवार के साथ थे। उन्हीं से जब अलग हुए, तोड़ दिया एनसीपी को, तो फिर वॉशिंग मशीन से दोबारा निकले, उसमें अच्छी क्वालिटी का सर्फ डाला गया, लिक्विड वाला, वहां से उनको 2-4 बार डुबाया गया, निकाला गया। जब बिल्कुल साफ सुथरा हो गए तो डिप्टी सीएम बना दिए गए। 7 अक्टूबर 2021 की बात है। इनकम टैक्स की जोरदार छापेमारी हुई। उस छापेमारी में 1,000 करोड़ रुपए, हम लोग बोल तो बहुत आसानी से लेते हैं लेकिन गिनना पड़े तो शायद हमारे हाथों की इतनी औकात नहीं है कि हम गिन पाए 1,000 करोड़। हमारे हाथों की तो कतई नहीं है। 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज हो गई। इसमें सतारा में शुगर मिल थी, गोवा में रिजॉर्ट था, दिल्ली में फ्लैट था बिल्कुल महंगा, ये सब सीज हो गया। 7 अक्टूबर 2021 से यह मामला फिर गया आईटी के ट्रिब्यूनल में, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती रही। उसके बाद की कहानी महाराष्ट्र को पता है कि अजीत दादा पार्टी तोड़ दिए, आ गए भाजपा के साथ। शिंदे के मुख्यमंत्री रहते डिप्टी सीएम बने। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, इसमें फैसला ट्रिब्यूनल से अजीत पवार के पक्ष में जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए आईटी यानी इनकम टैक्स एक बार फिर ट्रिब्यूनल को कहता है कि इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। तारीख यहां पर भी गौर कीजिए, 5 नवंबर को पुनर्विचार के लिए कहता है। ये वही दौर था जब महायुति में सीटों के बंटवारे पर बड़ी उलझन सी थी। अजीत दादा पवार की पार्टी के कई नेता उछल कूद मचा रहे थे, हम इतनी सीटें लेंगे, बराबरी पे लड़ेंगे, अजीत दादा अगुवा होंगे। ये तमाम दावे और उस दावे के उलट प्रति दावे, एक्शन रिएक्शन दोनों चल रहा था। लेकिन फिर एकाएक सन्नाटा छाता है। मैं जोड़ नहीं रहा कि आईटी और 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और सीटों के बंटवारे में कोई कनेक्शन था, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन फिर अजीत पवार सबसे कम सीटों पर तैयार हुए चुनाव लड़ने के लिए। मतलब 3 पार्टियों के मेल में सबसे छोटे भाई बने, मझले भी नहीं, मझले तो एकनाथ शिंदे बन गए, ये सबसे छोटे भाई बन गए। नतीजे आए 23 तारीख को, तो अजीत पवार सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी हील हुज्जत के कहा कि भाजपा जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी हम उसके साथ हैं, हमारा समर्थन है।
यानी सारा रास्ता साफ कर दिया, रेड कारपेट बिछा दिया। अब सरकार के गठन होते ही खबर आई कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने 1000 करोड़ रुपए की अजीत पवार की संपत्ति रिलीज कर दी है। जो सीज थी वो रिलीज हो गई। अब रिलीज करते हुए जो आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा वो भी बड़ा गौर करने वाला है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि आयकर विभाग कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर सका जिससे यह साबित हो कि इन संपत्तियों से जुड़े किसी भी लेन देन को बेनामी माना जाए। यानी कोई भी बेनामी लेन देन आयकर विभाग इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, सबूत नहीं दे पाया। अब सबूत नहीं देने पर मैं फिर कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ बातें ऐसे ही चर्चा में आई हैं तो याद आ गई, बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह हैं। ब्रजेश सिंह को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। ब्रजेश सिंह ऐसे माफिया थे जिनकी एक भी फोटोग्राफ यूपी पुलिस के पास नहीं थी। और एक दौर में जब ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत अपने चरम पर थी तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इनामी अगर माफिया कोई था तो ब्रजेश सिंह थे। उड़ीसा से धरे गए ब्रजेश सिंह, ये 1.5 दशक पहले की बात है। उसके बाद से ब्रजेश सिंह जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया, उत्तर प्रदेश के उस माफिया पर तमाम मुकदमे थे, जेल में रहे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद जैसा कुछ है, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, जिन्हें अपने ठाकुर होने पर यानी अपनी जाति पर गर्व है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था एक टीवी चैनल के। तो योगी आदित्यनाथ जिन्हें अपने ठाकुर होने पर, अपनी जाति पर गर्व है, उनके दौर में एक के बाद एक केस में ब्रजेश सिंह को जमानत मिलती रही और आखिरकार ब्रजेश सिंह सभी मामलों में जमानत पाकर के बाहर आ गए। तमाम मामले सबूतों के अभाव में धीरे धीरे खारिज होते रहे, अब तो बहुत कम ही बचे हैं। दरअसल वही ब्रजेश सिंह जिन पर सबसे ज्यादा इनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रखा था, वही ब्रजेश सिंह जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस यूपी का सबसे बड़ा डॉन मानती थी, उन्हीं ब्रजेश सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस अदालतों में सबूत नहीं रख पाई, ठोस सबूत नहीं रख पाई और वो जमानत पर रिहा होते रहे। तो क्या सबूत रखने में भी कुछ होता है खेल? मेरा सवाल है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। तो आयकर विभाग, जो आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा, उसके मुताबिक आयकर विभाग ऐसा कोई सबूत नहीं रख पाया जिससे अजीत पवार की इन संपत्तियों में किसी बेनामी लेन देन को स्टैब्लिश किया जा सके। अब एक बात और होती है, कई बार विपक्ष के नेता और कांग्रेस के लोग, विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं मोदी जी के 3 सिपाही, ईडी, आईटी, सीबीआई। तो इसमें देखिए मझले भाई यानी बीच में नाम किसका आता है? आईटी का। ईडी, आईटी, सीबीआई। तो आईटी का जो नाम आया, यही वो आयकर विभाग है जो सीज की थी 1000 करोड़ की संपत्ति, और यही वो आयकर विभाग है जो ट्रिब्यूनल में कोई ठोस सबूत नहीं रख पाई। यही वो आयकर विभाग है जिसने 1000 करोड़ की संपत्ति सीज की, और यही वो आयकर विभाग है जिसे वो संपत्ति रिलीज करना पड़ा। बस दौर बदल गया। वो दौर अलग था जब अजीत पवार शरद पवार के साथ थे, बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे, कमलाबाई पर बड़े हमले किया करते थे। कमलाबाई कमलाबाई, मतलब वो कमल वाले भाजपा को कमलाबाई बहुत महाराष्ट्र में प्यार से कहा जाता है। बाला साहब भी कहते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तो कमलाबाई पर बड़े हमले करते थे और फिर उसी कमलाबाई के साथ कदमताल जब करने लगे तो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति छूट गई। ये तोहफा मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए, हकीकत मान लीजिए, जो भी है। अब या तो इनकम टैक्स विभाग डिपार्टमेंट उस समय किसी के प्रभाव में झूठा मामला बनाया था, जबरन गलत तरीके से संपत्ति सीज किया था, या तो अब अगर उस दौर में सही था तो अब सबूत कहां गए, यह भी सवाल है। अब आते हैं अजीत पवार से शिफ्ट करते हैं जरा माझी लड़की बहन योजना।
यानी लाडली बहना योजना पर। वो लाडली बहना योजना है जिसके हाथ में श्रेय पूरा का पूरा दिया जा रहा है, जिसके माथे पर पूरा ताज सजाया जा रहा है, मशीन को छुपाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये लड़की बहन योजना का असर था कि महाराष्ट्र की महिलाओं ने झूमकर भाजपा के पक्ष में और महायुति के पक्ष में मतदान किया। चुनाव प्रचार के समय यह भी कहा गया था कि ये जो माझी लड़की बहन योजना है इसका अमाउंट 2100 कर देंगे चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल जो खबर है, पहली खबर तो देवेंद्र फडणवीस के हवाले से है कि उन्होंने कहा कि 2100 करना जो है इस पर हम अपना बजट और रुपया पैसा खजाना देख करके फिर इस पर फैसला लेंगे। दूसरी एक बात और आई कि क्या इसमें कुछ कैंची चलने वाली है लाडली बहना योजना में, तो उन्होंने कहा हाँ कैंची चलने वाली है। जब किसान सम्मान योजना शुरू किया था मोदी जी ने, तब बहुत सारे ऐसे किसानों ने भी उसका लाभ शुरू लिया जो संपन्न थे, जो उसकी अर्हता में नहीं आते थे। बाद में अब बकौल देवेंद्र फडणवीस, बाद में जो लोग संपन्न थे और ले रहे थे जो उसके क्राइटेरिया में नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमको लाभ मिल रहा है, नहीं चाहिए, तो उनका नाम हटाया गया। फिलहाल महाराष्ट्र में किसी लाडली बहना ने ऐसा नहीं कहा है कि हमको नहीं चाहिए हटा दो। अब हो सकता है भाजपा की तरफ से कोई आए कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए हटा दो, लेकिन उस पर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हाँ जो एलिजिबल नहीं हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आती हैं बहनें और वो लाभ ले चुकी हैं, उनको अब नहीं मिलेगा लाभ, उनको तो हटाया जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है, बड़ा सवाल ये है। क्राइटेरिया को लेकर कुछ अंदर से खबरें हैं कि लाडली बहना योजना के क्राइटेरिया को अब सामने रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव के पहले मैंने जो चर्चा सुनी है, चुनाव के पहले तो सारे कलेक्टरों को कह दिया गया था, जो डीएम होते हैं, कि जो ही आवेदन करे उसी को दे दो, भाई चुनाव होना है। अब उस समय नहीं पूछना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, अर्हता में आते हो कि नहीं आते हो, क्राइटेरिया को में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो। उस समय तो बस दे दो, आवेदन कर दिया। अब जो क्राइटेरिया को लेकर के अंदर से खबर है वो कुछ वक्त में सामने आ जाएगा, लेकिन मैं जो खबरें आई हैं वो बता रहा हूं। उसके मुताबिक अब पूरे परिवार में सिर्फ एक महिला को मिलेगा लाभ। चुनाव से पहले क्या था, एक एक घर में 5-5 ने उठाया लाभ। बस इतना ही एहसान सुनने में आ रहा है कि होगा कि वापस नहीं लिया जाएगा, नहीं कहीं वापस भी मांग सकते थे, वापस नहीं लिया जाएगा। अब परिवार में एक मिलेगा, पहला। दूसरा है कि जो भी महिला कोई किसी भी अन्य स्कीम का फायदा उठा रही है, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये सब ऑलरेडी है योजनाएं, तो जो भी महिला किसी अन्य स्कीम का लाभ उठा रही है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई भी, वो अब लाडली बहना योजना में नहीं होगी। तीसरी बात, अगर घर में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, जिस भी घर में परिवार में 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, वो इस योजना से बाहर हो जाएगी। और चौथी, आईटीआर अगर कोई फाइल करने वाला है तो इस योजना से आउट। तो इसके बाद जो महाराष्ट्र के प्रबुद्ध जन हैं, पत्रकार हैं, उनके जरिए जो एक अनुमानित आंकड़ा पता चला कि 60 से 70% अब लाडली बहना लाडली नहीं रह जाएंगी, कम से कम अगले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव तक तो नहीं ही रह जाएंगी। हो सकता है अगला लोकसभा चुनाव आए तो उसके 6 महीने पहले फिर बहनों को लाडली बनाया जाए। तो ये सरकार बनने के बाद जो कुछ हकीकत सामने आई है, इस हकीकत में दोनों में है 2100 कर देना, लाडली बहना के घर में खुशी और समृद्धि फैला देना, 1000 करोड़ सीज कर लेना, अब रिलीज कर देना। कभी न कभी तो झूठ था, या तो चुनाव के पहले झूठ था या चुनाव के बाद झूठ है, या तो 2021 में झूठ था, या जब वापस दे दी गई 1000 करोड़ की संपत्ति अजीत पवार को तब झूठ है। कभी न कभी तो झूठ है। यानी सरकार बनने के बाद अगर पहली चीज सामने आई है फुल प्रूफ,
तो ये है कि अब झूठ का कारोबार और झूठ का खेल धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। अब मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।